हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। बच्चा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में हमने पूरा लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन देखी थी, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, ऐसी पूरी बातें हमने लंग्स के बारे में देखी थी बच्चा पार्टी। आज हमारे पास टारगेट क्या है? आज हमारे पास टारगेट है, हमने लास्ट में पढ़ा था स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, या इन्हीं को कहते हैं रेस्पिरेटरी स्टेप्स। रेस्पिरेटरी स्टेप्स में हमारे पास था 5 स्टेप्स आए थे। एक था ब्रीदिंग, दूसरा था डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एल्वियोलाई, तीसरा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, चौथा क्या था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट टिश्यू, पांचवा था सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे हम लोग ने फर्दर 5 स्टेप पढ़े थे। उसमें से हमारे पास एक स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब आज हम देखेंगे क्या ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज गोल, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आइए देखते हैं क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पता है आपको कि ब्रीदिंग में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। लेक्चर सेकेंड मतलब आप जब वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें बताया मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में क्या होता था? ब्रीदिंग होती। ब्रीदिंग में कितने स्टेप? 2 स्टेप। कौन कौन से? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायर मतलब पता होगा, एयर को अंदर लेना हम क्या करते थे? एटमॉस्फेयर के एयर को अंदर लेना इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता था? अंदर जो एयर हो गई है, मतलब अंदर की एयर को एक्सपायर मतलब इनसाइड से आउटसाइड एयर का जाना ही एक्सपायरेशन कहलाया था। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग मैंने बताया, ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स आप पढ़ोगे। कौन कौन से? इंस्पायरेशन और अनदर वन इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को और क्या कहते हैं? इनहेलेशन। और एक्सपायरेशन को क्या बोले थे भाई? एक्सेलेशन। इंस्पायरेशन को हम ब्रीद इन कहें कि इसमें क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को लेते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रीद इन। और इसमें क्या करते हैं? ब्रीद आउट। क्या कहते हैं? ब्रीद आउट। अब हमारे पास हमें पता है कि वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास क्या थे? पेयर ऑफ लंग्स थे। वी हैव पेयर ऑफ लंग्स एंड लंग्स जहां सिचुएटेड थे उसके बाहर थी कैविटी जहां पे लंग्स रखे हुए हैं। नाम क्या है? थोरैसिक कैविटी। इतना हम लोग पढ़े, पता है आप लोग को। थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स की कैविटी, थोरैसिक कैविटी। ये क्या है? पल्मोनरी कैविटी। लंग्स की कैविटी क्या कहलाती है? पल्मोनरी कैविटी। आपको ये पता होगा कि थोरैसिक कैविटी का जो प्रेशर होता है वो निगेटिव होता है। थोरैसिक कैविटी का निगेटिव प्रेशर होता है। और एक इक्वेशन है हमारे पास, पीवी इक्वल टू एन आर टी। हुआ क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पी इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/v। ये इक्वेशन पढ़ाने का मतलब मेरा यहाँ है कि अगर थोरैसिक का वैल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैविटी का भी बढ़ेगा, और अगर थोरैसिक का प्रेशर कम होगा तो पल्मोनरी का प्रेशर भी कम होगा। समझे? अब सुनो,
थोरैसिक की कैविटी थोरैसिक कैविटी और इसकी पल्मोनरी कैविटी कहलाई। एक पॉइंट मैंने बताया था कि चेंज इन थोरैसिक कैविटी, क्या बोला था, चेंज इन थोरैसिक कैविटी will create same change in pulmonary cavity। क्या होगा, जैसा चेंज कहां होगा बच्चा, जैसा चेंज हमारे थोरैसिक कैविटी में होगा सेम चेंज हमारी पल्मोनरी कैविटी में भी होगा, सेम चेंज हमारी पल्मोनरी कैविटी में भी होगा, सेम चेंज हमारी पल्मोनरी कैविटी में होगा। क्लियर है, क्लियर है ना आपको, सेम चेंज इन पल्मोनरी कैविटी। ये पॉइंट हमारे पास था कि चेंज इन थोरैसिक कैविटी विल क्रिएट सेम चेंज इन पल्मोनरी कैविटी। अब बच्चा होता क्या है, हमारे पास भी है पेयर ऑफ लंग्स। आपको ये भी पता था लंग्स का जो होता है ना, लंग्स का मेन रोल होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, लेकिन जो मेन होती है वो थोरैसिक कैविटी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है। मतलब कॉन्सेंट करते हैं, जैसे N2 हम मैंने गैस में बताया था, तो N2 को हम लेके होती है, ऐसा नहीं कहते होती नहीं है, बट कंसेंट क्या किए थे वहां, O2 किए थे। इसी तरह यहाँ पे कंसेंट करके थोरैसिक कैविटी चलेंगे, क्या कर चलेंगे, थोरैसिक कैविटी। उसके पहले मैं आपको एक एक्सिस के बारे में बता रहा हूं, एक्सिस क्या होती है, मतलब इसमें अभी आपको आगे एक्सिस का यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक्सिस कैसे क्लियर होती है। सपोज हमारे पास ये थोरैसिक कैविटी है, सपोज क्या ये है ही थोरैसिक कैविटी, सपोज नहीं किया जाता है, ये थोरैसिक कैविटी है। आइए ये क्या है, थोरैसिक कैविटी। अब बच्चा ये समझो, इसमें हमको डॉर्सोवेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बताने का प्रयास कर रहा है। क्या क्या, डॉर्सोवेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अब समझो डॉर्सोवेंट्रल कैसे होगी और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे होगी, ये समझना। अगर डार्सो मैंने क्या बताया था, डॉर्सली क्या होती है, रुको आगे स्टर्नम भी बना लिया जाए, एक सेकेंड, स्टर्नम, हाँ चलो ठीक है, ये स्टर्नम अभी हटा रहे हैं, अगले फिगर में स्टर्नम बना के भी आपको समझा दूंगा। ये क्या है हमारा, वेंट्रली, ये क्या है हमारा, डॉर्सली, ये क्या है मेरा, लैटरली, ये क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब समझो, अगर मैं अगर मैं एक लोहे की छड़ किसी व्यक्ति के पीछे से इंटर कराया और वो आगे आ गई, किसी के मैं पीछे से इंटर कराया आगे आ गई, तो उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, डार्सल, डॉर्सल से घुसी और वेंट्रल पे निकली, तो दैट इज कॉल्ड डार्सो वेंट्रल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डार्सो वेंट्रल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डार्सो वेंट्रल एक्सिस। पीछे से मैंने इंटर कराया, मतलब वर्टिब्री साइड से इंटर, थोरैसिक वर्टिब्री साइड से इंटर कराया और वेंट्रली स्टर्नम में निकली, वेंट्रली स्टर्नम में निकली, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाया, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाया, डार्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या कहलाया, डार्सो वेंट्रल एक्सिस। आइए मैंने पीछे पता ना, ये थोरैसिक वर्टिब्री यहां, आगे स्टर्नम, तब पूरा मिलके, ठीक आप समझना मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं पीछे से इंटर कराया यहां आई तो गया, ऐसी डायरेक्शन क्या कहला रही है, ये डार्सो वेंट्रली एक्सिस। क्या है ये एक्सिस, डार्सो वेंट्रली एक्सिस। अब मैं क्या किया, बेस ऑफ नेक, बेस ऑफ नेक,
बेस ऑफ नेक से लेके नीचे डायाफ्राम। बेस ऑफ नेक यहां मतलब रिब्स समझना, रिब्स के पास से मैंने इंटर नीचे कराया, ये एक्सिस क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? बच्चा इसको क्या बोलेंगे बच्चा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या बोलेंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। समझे? इसको क्या बोला मैंने? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और इधर से डॉर्सल वेंट्रल से क्या बोला? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। समझे? आइए अब हमने अगली स्लाइड आती है हमारे पास। अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं आपको बच्चा पार्टी समझाने के प्रयास में लगा हुआ हूं, समझाना चाहता हूं। समझाने दोगे क्या? क्या मैं समझा सकता हूं? सॉरी, आप तो सर जज्बात बदल दिए। जज्बात, आप लड़की बन गए, आप जज्बात बदल दिए। नहीं बच्चा, जज्बात नहीं, स्टैंडर्ड कलर्स लेंगे आज हम। स्टैंडर्ड कलर नाम की चीज भी है इसमें ना। रुको रुको, तुम्हें गोला बनना है, ऐसे थोड़ी बनना। ये क्या है? स्टर्नम। सपोज करो मेरे फिगर थोड़ा स्ट्रक्चर उतने क्लियर नहीं बनते हैं, तो प्लीज बिल्कुल भी ये मत सोचना स्ट्रक्चर देख के नहीं। ये हमारी वर्टिब्री है। क्या है भैया? वर्टिब्री। स्ट्रक्चर नहीं देखना, बस समझने के प्रयास में रहना। मैं समझाने का पूरा प्रयास है कर रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहा हूँ, आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा स्ट्रक्चर और मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, विजन क्लियर आना चाहिए, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा। ये स्टर्नम, बेस ऑफ नेक, थोरैसिक वर्टिब्रे। बेस ऑफ नेक, थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे। इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में पाई जाती हैं रेप्स। क्या पाई जाती हैं? रेप्स। क्या पाई जाती हैं? रेप्स। ये क्या है? रेप्स हैं। इनके बीच में पूरी जो बनाती हैं, इन क्या कहलाती हैं? ये होती हैं रेप्स। रेप्स क्या है? ये रेप्स हैं। क्या है? रेप्स हैं। क्या है? रेप्स। ऐसी कितनी रिप्स पाई जाती हैं? ऐसी भैया सुनो, ऐसी 12 रिप्स एक तरफ, 12 पेयर रिप्स पाई जाती है। 7 3 2, 7 रिप्स जो होती है डायरेक्टली अटैच होती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिप्स कहते हैं। 3 रिप्स क्या होती हैं? 7th वाली से अटैच रहती है, इसलिए इनको फॉल्स रिप्स कहते हैं। और 11th 12th वाली रिप्स छोटी छोटी होती हैं, वो किसी से कनेक्टेड, इसलिए उनको कौन सी रिप्स कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। आगे मैं और डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, आगे मैं और डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, आगे मैं और डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। और मैंने स्टर्नम, आप देखो टाई लाइक बनाया, तो यही है टाई, यही तो पहनते हो स्टर्नम के पास। तो स्टर्नम को क्या कह सकते हैं? टाई लाइक प्रोजेक्शन, जो आगे यहाँ जहां तक टाई रहती है, दैट इज स्टर्नम। और मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? मैंने बताया एक तरफ रिप्स 12 होती है, एक तरफ टोटल मिला के 12 पेयर रिप्स। 12 पेयर रिप्स 7 3 2 के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। 7 3, 7 रिप्स ट्रू रिप्स, 3 रिप्स, 3 रिप्स फॉल्स रिप्स होती हैं, और 2 रिप्स कौन सी रिप्स कहलाती हैं? 2 रिप्स कहलाती हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिप्स। अब समझिएगा, 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 समझिएगा। इसके बाद
इन दोनों के नीचे एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर। नाम क्या है? नाम क्या है? इसका नाम होता है डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। ये क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। थोरैसिक कैविटी पे होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये तो पता ही है आपको। ये क्या है? स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम। क्या? स्टर्नम। कौन सी टर्नम? स्टर्नम। सॉरी, कलर नहीं चूज हुआ क्या? ये स्टैंडर्ड कलर ले ले। स्टर्नम क्या है? ये स्टर्नम कहाँ पाई जा रही है? वेंट्रली। ये क्या है? वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री? थोरैसिक वर्टिब्री। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने के प्रयास के लिए बनाया हूं भैया। समझना, समझना, समझना बहुत अच्छे से। वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री? थोरैसिक वाली है वर्टिब्री। ठीक। ये क्या है? डॉर्सली। अब बच्चे ये क्या है? ये हमारी रिप्स हैं। क्या है? रिप्स हैं। ये क्या है? रिप्स हैं। रिप्स को हम और क्या कहते हैं? रिप्स को हम कॉस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टम कहते हैं। रिप्स हैं। ये क्या है बच्चा? रिप्स हैं। रिप्स को क्या कहते हैं? कॉस्टम। क्या कहते हैं? कॉस्टम। अगर रिप्स को कॉस्टम, रिप्स होती कैसी हैं? लेटरली। कैसी? लेटरली। रिप्स कैसे हैं? लेटरली अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं? लेटरली अरेंज्ड हैं। रिप्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं। नाम क्या होता है? जब दो रिप्स के बीच की मसल्स का नाम बोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्या होती है? दो लोग के बीच में पाई जाने वाली मसल, इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है? तो रिप्स को क्या कहते हैं? कॉस्टम। तो इनके बीच में पाई जाने वाली मसल का नाम इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम? इंटरकोस्टल मसल्स। अब भैया, इंटरकॉस्टल मसल टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। एक क्या नाम है? एक नाम है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। क्या नाम है? बोलो जरा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है एक मसल हमारी। समझे क्या? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक क्या होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल। कैसी? इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब हम जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? रुको रुको रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन्हीं दो मसल्स के हेल्प से पढ़ते हैं। इन्हीं दो मसल के हेल्प से पढ़ते हैं। मेनली इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स आती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कौन सी बच्चा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल आएगी। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमारे पास आती है।
आइए बच्चा, मैं आपको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, हम समझेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में। ये कहां पाई जाती हैं? रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं, समझना। ये है, सपोज करो हमारे पास दो रिब्स। ठीक, ये ऐसे दो रिब्स हैं, दबाइएगा। ये दो रिब्स दिख रही हैं, दोनों रिब्स, ये दोनों रिब्स हैं। ये दो रिब्स, मेरे पास दो रिब्स हैं, रफली समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक, दो रिब्स में एक ये क्या है, ये हमारी अंदर से आई है, देखना इधर सीधे खड़े भैया, ये अंदर से आई है। ठीक, और ये मेरी बाहर से जा रही, ये जो बाहर से जा रही है, ये बाहर, आप हटा दीजिए, हाथ हटा दीजिए वाला बस। ये जो बाहर से जा रही है, देखना, ये बाहर से। अब एक्सटर्नल कैसे होती है? बाहर की ओर। ये क्या है? एक्सटर्नल। क्या है ये? एक्सटर्नल। और जैसे ही एक्सटर्नल ऊपर जा रही है, एक्सटर्नल ऊपर जा रही है, एक्सटर्नल अपवर्ड जा रही है, एक्सटर्नल अपवर्ड और फॉरवर्ड, अपवर्ड गई, फॉरवर्ड गई, अपवर्ड गई, फॉरवर्ड गई। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम ऐसे डोम से डायाफ्राम होता है, ऐसे डोम से डायाफ्राम। ये फ्लैट हो जाता है, ये क्या करेगा? एब्डोमिनल कंटेंट को जोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। होगा क्या, समझना। फिर ये दोनों रिब्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपवर्ड हुई और फॉरवर्ड हुई। डायाफ्राम क्या किया? नीचे गया। डायाफ्राम क्या हुआ? फ्लैट हुआ। थोरैसिक का प्रेशर क्या हुआ? थोरैसिक का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरैसिक का वॉल्यूम, ये हमारी बाहर गई, थोरैसिक का वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। और जब थोरैसिक का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से O2 अंदर आ गई। अब क्या हुआ? डायाफ्राम वापस रिलैक्स, डायाफ्राम वापस डोम से, इलास्टिक होता है ना, मैंने बताया इलास्टिक कार्टिलेज होता है, तो ये क्या होगा? डायाफ्राम वापस रिलैक्स। अब क्या होगा? डायाफ्राम रिलैक्स हुआ, प्रेशर 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 कम था, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा अंदर की एयर बाहर। कभी भैया अगर कभी आपको रेस्पिरेटरी रेट देखना हो, क्या देखना हो? रेस्पिरेटरी रेट कब देखना हो? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में। मतलब भैया मेरे बगल में खड़े हैं और मैं इनकी सांसें नहीं सुन पा रहा, तो ये कैसी ब्रीदिंग कर रहे हैं? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। क्या कर रहे हैं? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। और ये अभी कोई अच्छी सुंदर स्त्री देख के आए हैं और दौड़ते दौड़ते आए हैं, तो ये हांफेंगे, तो ये क्या करेंगे? इंस्पायरेशन। ये और तेज इनकी सांसें, और तेज इनकी सांसें, तो क्या होगा? डायाफ्राम और तेज। तो उसमें दूसरा रोल वो मैं बताऊंगा, पहले आप समझो इंस्पायरेशन कैसे हुआ। इंस्पायरेशन फिर समझना, ये मेरी दो रिब्स, ये मेरी दो रिब्स अंदर से कैसे जुड़ी? इंटरनली। और बाहर से कैसे है? एक्सटर्नल। बाहर से एक्सटर्नल, ये क्या होंगी? अपवर्ड। क्या होंगी? अपवर्ड। और कहां जाएंगी? फॉरवर्ड। अपवर्ड और फॉरवर्ड, ऊपर उठी और आगे की ओर गई, ऊपर उठी और आगे की ओर। डायाफ्राम क्या हुआ? डायाफ्राम फ्लैट, डायाफ्राम डोम शेप, डायाफ्राम ऐसे डोम शेप डायाफ्राम। अरे भैया टसला देखे हो, टसला उल्टा रख दो, डोम शेप डायाफ्राम था, वो क्या हुआ? फ्लैट हुआ। प्रेशर कम, थोरैसिक वॉल्यूम रिब्स उठने के कारण ज्यादा, एयर बाहर से अंदर। एक्सपायरेशन में क्या होगा? एयर, यहां प्रेशर कम, प्रेशर यहां एक्सपायरेशन में क्या होगा? प्रेशर फिर यहां ज्यादा, अंदर का प्रेशर, एयर को बाहर फेंका। तो इनके कहां से रास्ते? ट्रैकिया से होते हुए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजर चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ट्रैकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, इसके बाद एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई के रास्ते से अंदर एयर आ जाएगी। और ये क्या होगा? अंदर जब डायाफ्राम प्रेशर, डायाफ्राम वापस पोजीशन में आए, इलास्टिक होता है, कार्टिलेज का बना होता है, तो इलास्टिक होता है, वापस जाएगा, तो ये वापस पोजीशन में आ जाती है, समझे? तो दैट इज इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। और अगर नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी रेट कोई पूछेगा तो कैसे देखेंगे? कभी भी भैया के मुंह में नहीं, पेट में। इनका पेट बताएगा कितनी, 1 2 3, इस तरह नापेंगे, चाहे जितना पेट उठेगा। क्या हुआ? एब्डोमिनल कंटेंट क्या हुआ? दब रहा है। एब्डोमिनल कंटेंट क्या हुआ? दबा। एब्डोमिनल कंटेंट क्या हुआ? दब रहा। एब्डोमिनल ही हमें बता पाएगा, पेट कहां पाया जा रहा है? एब्डोमेन में। तो यहां के कंटेंट से हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी रेट होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये क्या हुआ? हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस।
अब मैं बताने लगूंगा आपको। अब बोर्ड की मदद से बता रहा हूं आपको। मैंने बताया क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। रिब्स हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगी, गेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। भैया के हेल्प पे मैंने बताया कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या क्या होगा, रिब्स कहां जा रही थी, रिब्स कहां जा रही थी, रिब्स अपवर्ड हो रही थी। कहां हो रही थी, अपवर्ड। और क्या हो रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी। क्या हो रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी। बस भैया इतनी ही कहानी नहीं हो रही थी। ये जो स्टर्नम यहां थी, ये जो स्टर्नम यहां थी, ये जो टाई लाइक स्टर्नम यहां थी, वो आगे चली गई थी। वो कहां चली गई थी, आगे। कहां चली गई, ये पहुंच गई इतनी पोजीशन में। कहां गई, इतनी पोजीशन में। क्या हुआ, स्टर्नम में भी तो लोड पड़ा, स्टर्नम गई। और ये जो डोम शेप डायाफ्राम था, ये क्या हुआ, फ्लैट हो गया। क्या हुआ, फ्लैट हो गया। डोम शेप डायाफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हो गया। डोम शेप डायाफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हो गया। अब जब डोम शेप डायाफ्राम हुआ, थोरेसिक कैविटी अपने आप का वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज। थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। मैंने बताया था डिफ्यूजन चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर आने के प्रयास में होती हैं। थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अंदर का प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैं बोल रहा हूं आपको। अब P is inversely proportional to 1 upon V। V ज्यादा हुआ, P कम हुआ, प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगी, अंदर आएगी। एटमॉस्फेयर में O2 थी, अब अंदर के प्रेशर हुआ कम, तो ये कहां आएगी, अंदर आएगी। ये आ जाएगी अंदर। दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। अब तुम्हें ये लग रहा है इंस्पायरेशन, डायाफ्राम क्या हुआ, इसमें जो रोल होता है, इसका रोल 10 to 20% होता है, 10 से 20% रोल होता है। लेकिन इसमें जो मेनली रोल होता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। इसमें पूछेगा क्या कि इंस्पायरेशन की मेन मसल में क्या रोल होता है और एक्सपायरेशन में कौन सी मेन मसल होती है। तो इंस्पायरेशन में मेन मसल्स कौन सी होती हैं, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझे भैया, समझे भैया, समझे क्या। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का मेन रोल होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मेन रोल होगा। किसमें, किसमें होगा, इंस्पायरेशन में, डायाफ्राम और एक्सटर्नल। डायाफ्राम जो डोम शेप था वो क्या हुआ, फ्लैट। तो क्या हुआ भैया, समझना 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 भैया, समझना समझना। अगला मेरे पास ये मैंने यहां लिखा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यहां समझो तुम पहले। The role of diaphragm in inspiration, the contraction of muscle fiber, the contraction of muscle fiber of diaphragm causes it to become flat। क्या हुआ था, become flat and lower down there by increasing the volume of thoracic cavity in anterior posterior, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो क्या हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ। अब समझना यहां पे क्या हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर। ये कौन सी एक्सिस थी, एंटीरियो पोस्टीरियर। कौन सी, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। और क्या होगा, और क्या होगा। अब मैं आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल बताना चाह रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे इसको। रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, द मसल आर प्रेजेंट बिटवीन द, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, the muscles are present between the ribs and the contraction of these muscle lift ribs and lift up ribs and sternum, स्टर्नम। थोड़ा गलत लिख दिया करता हूं मैं भी ना,
ठीक, these muscles are present between the ribs. The contraction of these muscles ribs and sternum up and outward, causing in the volume of thoracic cavity dorsoventral axis. और क्या होगा, dorsoventral axis में thoracic वॉल्यूम बढ़ जाएगा, thoracic वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बच्चा समझे क्या, मेरे फ्यूचर डॉक्टर समझे क्या, नन्हे मुन्ने बच्चे समझे क्या, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, देखो 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 क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डार्सोवेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ा, और फाइनली थोरैसिक वॉल्यूम इज इंक्रीज, और वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की हो जाती हैं, थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होकर अंदर एयर आएगी, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। ये क्या हुआ हमारा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, क्या हुआ, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, क्या हुआ, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम मेरा बढ़ गया। अब क्या हुआ, इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, मैं इधर लिख सकता हूं क्या, मैं इधर लिख सकता हूं क्या, इजाजत दोगे मुझको, इजाजत दोगे, मैं इधर लिखने का प्रयास कर रहा हूं कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में लिखूंगा, इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन के बारे में लिख सकता हूं क्या, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, क्या ये इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस था, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस था, इसमें मसल्स इन्वॉल्व हुई थी, इसमें डायाफ्राम इन्वॉल्व हुआ था, स्टर्नम आगे गई थी, ये कितना होगा, 10 to 20% जाता है, एक पॉइंट छूट गया है, 10 to 20%, और ये कितना होता है, 80 to 90% रोल होता है इनमें, कितना, 80 to 90%, 80 to 90 मतलब मेनली इंस्पायरेशन इट डिपेंड्स ऑन डायाफ्राम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे, डायाफ्राम, जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी अपनी फ्लैट पोजीशन में, डाउन शेप से फ्लैट में आ जाएगी, देन क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और रिब्स लिफ्ट अप हो जाएंगी, लिफ्ट अप हो जाएंगी, स्टर्नम आगे बढ़ जाएगी, लिफ्ट अप वो भी होगी, तो होगा क्या, रिब्स क्या हो रही थी, मैंने बताया था, अपवर्ड होंगी, फॉरवर्ड होंगी, समझे क्या, तो इसमें 80 से 90% रोल किसका होता है, डायाफ्राम का होता है, किसका होता है, डायाफ्राम का, समझे क्या, समझे क्या, बोलो भैया, बोलो 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 भैया, समझे क्या, समझे क्या, बोलो बच्चा, समझे ना, तो डायाफ्राम ऊपर से नीचे, बेस ऑफ नेक से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और इधर प्रेशर कम, एयर बाहर से अंदर, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर। तो मैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात कर रहा था, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या क्या होगा, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, और इसको हम इंस्पायरेशन जानते क्यों कहते हैं, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, समझे क्या, और इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, मेनली कौन कौन सी मसल थी, मेनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, कौन सी, एक्सटर्नल EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, और डायाफ्राम, डायाफ्राम को हम फ्रेनिक मसल भी कहते हैं, क्या हुआ, डायाफ्राम, डायाफ्राम, इसको हम फ्रेनिक मसल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेनिक, ठीक, तो मेनली इंस्पायरेशन में क्या हुआ, एक्टिव प्रोसेस है, मेनली EICM डायाफ्राम,
अब बात आती है इंस्पायरेशन की। सर जी इंस्पायरेशन तो बताएं आप, लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है, अब क्या हुआ था, लिफ्ट अप जो रिप्स गई थी, लिफ्ट अप वो क्या होंगी, वापस आ जाएंगी। डायाफ्राम डोम शेप से क्या हुआ था, फ्लैट, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, पर आ जाएगा। ये क्या होगा, यहां पे देखना भैया, देखना, ये डायाफ्राम फ्लैट हुआ था, ये अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा। क्या होगा, डायाफ्राम अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा। क्यों वापस पोजीशन में आएगा, डायाफ्राम का जो मतलब नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी के कारण अपनी इलास्टिक रिकॉइलिंग करेगा। क्या होगी, इलास्टिक रिकॉइलिंग। क्यों होती है इलास्टिक, ये हमारी जितनी भी स्टर्नम होती है, लिप्स होती है, रिप्स होती हैं, डायाफ्राम, ये सब हमारी एक अलग अलग तरह के कार्टिलेज से मिलकर बन होती हैं। और कार्टिलेज जो होते हैं ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, तो ये अपनी इलास्टिक रिकॉइलिंग करेगी डायाफ्राम और वापस आ जाएगी और वापस रिलैक्स। अब क्या हुआ, अब सब जितनी चीज हुई थी वो पूरी क्या होंगी, रिलैक्सेशन होगा। क्या होगा, ये क्या हुआ था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की थी, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अब डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो ऊपर हम देखते हैं वह एक्सपायरेशन लिखते हैं, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, एक्सपायरेशन का समझना। यहां एक्सपायरेशन देखें, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। कैसा है, पैसिव प्रोसेस। all muscle are relaxed which जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, कैसे, विच कॉन्ट्रैक्ट इन इंस्पायरेशन, जो इंस्पायरेशन में क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, वो क्या होंगी, अब रिलैक्स हो जाएंगी। क्या होंगी, अब रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, ऑल मसल्स आर रिलैक्स विच कॉन्ट्रैक्ट इन एन इंस्पायरेशन। और अगला एक पॉइंट लिख लो इसमें, डायाफ्राम नॉर्मल पोजीशन। अब क्यों होता है पोजीशन, ड्यू टू इट्स इलास्टिक एंड इलास्टिक नॉर्मल पोजीशन टू इट्स इलास्टिक एंड रिक्वाइलिंग होगी, उसकी क्या होगी, रिक्वाइलिंग हो जाएगी। और ये अपनी, ये क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन। समझे ये क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन। तो क्या एक्सपायरेशन में कोई मसल काम की है, कोई मसल एक्स्ट्रा नहीं काम की है। हुआ क्या है एक्सपायरेशन में जो मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सब रिलैक्स हो जाएंगी, डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। किसके कारण, ड्यू टू इट्स इलास्टिक क्वालिटी के कारण, उसकी क्या होगी, इलास्टिक रिक्वाइलिंग होगी और सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, समझे क्या। और इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम। और कौन डायाफ्राम। इंस्पायरेशन कैसे हुआ था, थोरेसिक वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ था, प्रेशर कम हुआ था, बाहर की एयर अंदर आई थी, दैट इज इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन कैसे हुआ था, एक्सपायरेशन हमारा हुआ था कि जितनी भी मसल रिलैक्स हुई थी वो सब, अब प्रेशर हो जाएगा अंदर का ज्यादा और वॉल्यूम हो जाएगा कम, दैट इज इंस्पायरेशन, एयर इज आउट। तो इस एक्सपायरेशन में क्या होगा, एयर कहां गई थी, एक्सपायरेशन में एयर का भी फिनोमेना लिख लो, इनसाइड
इनसाइड, रुकना, विजुअल नहीं है कलर ना बच्चों, होता क्या है ना, मैं विजुअल कलर लिखने के प्रयास में रहता हूं कि विजुअल हो आपको कलर। इनसाइड टू आउटसाइड एयर। अभी एक एक मैं पूरी एक एक लाइन से आपको समझाऊंगा, आगे एक एक लाइन से आपको, जिसको नोट्स बनाना हो नोट्स बना लेगा भैया, क्योंकि आप लोग को बहुत शौक रहता है नोट्स बनाने का, तो नोट से बना लेना, बाकी मैंने एक बार आपको समझा दिया है। आइए देखें, इंस्पायरेशन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर इंटर्स इनटू द लंग। क्या ये क्लियर है? फ्रेश एयर इंटर्स इनटू द लंग, इट इज इनफ्लो और इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर। क्या होती है? फ्रेश एयर इंटर करती है। एक्सपायरेशन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इज द होल एयर कंटेनिंग CO2 इज एक्सपेल्ड आउट द लंग्स। मतलब क्या होती है? एक्सपेल्ड आउट, बाहर फेंक दी जाती है। इट इज आउटफ्लो और एक्सेलेशन ऑफ एयर। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट होने कारण लंग्स से क्या करती है? एक प्रेशर, मैंने बताया था ना, ट्रांसपोर्ट तभी तो होता है भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, एक प्रेशर ग्रेडियंट बना था। यहां क्या हुआ था? टिश्यू से CO2 गई थी, O2 कहां? टिश्यू CO2 लेके कहां पहुंचा था? एल्वियोलाई के पास, और O2 लेके एल्वियोलाई से एल्वियोलाई O2 अरे भैया टिश्यू कहां गया था? CO2 लेके एल्वियोलाई के पास, CO2 छोड़ दिया था, और एल्वियोलाई से O2 लेके आया था, एल्वियोलाई से O2 लेके आया था। दोनों के बीच में क्या हुआ? ग्रेडियंट बना। कौन सा ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बना। क्या बना? मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, इस तरह मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने, समझे? तो अब ये ना समझना, मतलब तुम लोग अजीब अजीब तरह के रिएक्शन, है ना, कि दिल में हो तुम, वो वाला गाना नहीं है, सांसों में हो तुम। अरे भैया सांसों में वो रहेगी ना, तो सांस कहां से लोगे? O2 कहां से आएगी? जब ससवा में उसी घुसेड़े हो, सांस में वही रहेगी, तो कहां से आएगी? तो भैया इसलिए कोई सांसों वासों में नहीं बोलना, ठीक है? नहीं तो अगर सांस में कोई और आया तो और कुछ हो जाएगा, आप समझना। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स। क्या हुआ? बिटवीन लंग्स, लंग्स के मध्य में एक प्रेशर ग्रेडियंट, एंड द एटमॉस्फेयर, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट इज द प्रेशर डिफरेंस which creates of gases from region of higher pressure to region of lower pressure, region of higher pressure to region of lower pressure, region of higher pressure to region of lower pressure, that is called inspiration, that is called inspiration, region of higher pressure to region of lower pressure। समझे क्या? समझे क्या बच्चा? समझे क्या? समझे क्या? बुझे? बुझे भाई, बोलो बोलो। देखो इसके बाद प्रेशर, फॉर एग्जांपल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर हायर देन एल्वियोलाई, सो O2 डिफ्यूज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एयर एल्वियोलाई। आ जाओ अगला, इंस्पायरेशन, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने पहले ही बता दिया कि मेनली रोल कौन करती हैं, में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसको अंडरलाइन कर लो। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेशर विद इन द लंग्स इज मेड लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर so that the air can flow to lungs by contraction of muscle involved। contraction क्या होता है? contraction होता है। इंस्पायरेशन में मसल्स का क्या होता है? भाई एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी पूछती है क्या होता है क्या नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन्वॉल्व। अब इसमें दो मसल मैंने बताई, एक डायाफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक कौन सी? डायाफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटर। तो समझो रोल ऑफ डायाफ्राम इन इंस्पायरेशन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायाफ्राम, diaphragm cause it to become flat and lower down, thereby increasing the volume of thoracic cavity in anterior posterior axis, anterior posterior। और increase in the volume of thoracic cavity क्या कहलाती है? लीड्स क्या करती है? सिमिलर इंक्रीज। मैंने क्या बोला था? जो जो चीज थोरेसिक कैविटी में होगी वही सेम पल्मोनरी कैविटी में होगी। तो चेंज इन थोरेसिक कैविटी विल क्रिएट सेम चेंज इन पल्मोनरी कैविटी, विल क्रिएट सेम चेंज इन पल्मोनरी कैविटी। अब समझो, डिक्रीज इन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी, एज वी नो दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम एयर इनवर्सिबली प्रपोर्शन। और कॉजेज क्या होगी? एयर इंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स
एज इट मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगला क्या हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल होता है, ये भी पढ़ो। दीज मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ये मसल कहां होती हैं, रिब्स में प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज मसल लिफ्ट रिफ्ट अप आयोस्टानिया में पढ़ा चुका। और क्या हुआ था, वॉल्यूम मैंने बताया ना, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा था, तो क्या होगा, पल्मोनरी का वैल्यू बढ़ेगा। डिक्रीज इन प्रेशर इन द पल्मोनरी कैविटी विच विच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या हुआ था, पल्मोनरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ था, और क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इंटर, और दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब रूट क्या होता है एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में, ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप लोग को एनसीईआरटी के फिगर की भी बड़ी चिंता रहती है, तो वो भी मैंने इसमें अटैच किया है, दिखा रहा हूं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से, फेरिंग से, लैरिंग से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से, एल्वियोलाई। अब समझो ये क्या है, ये मैंने ऐसी थोरैसिक कैविटी बनाई थी, ये पीछे क्या है, वर्टिब्री, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, ये इंस्पायरेशन भी डायरेक्ट लिख रहे हैं। रुको 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 भैया, इसको मूव करो उधर, बीच में लाओ, बीच में लाओ इसको, पहले बीच में लाओ, इनको समझाना है मुझे अच्छे से। एनसीईआरटी का फिगरवा ना एकदम ये समझ लिया करते हैं कि एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, बहुत एकदम सर, अब हम क्या करें, एनसीईआरटी हमें आती नहीं है भैया, एनसीईआरटी को लेके इतना वो ना होना, रुकना, आप समझना, समझना ठीक। एक एक दिख रहा है ना सही, दिख रहा है ना, दिख रहा है एक एक सही भैया, दिख रहा है, दिख रहा है ठीक। आप समझो, देखो, अरे इधर आजा भाई, उधर अब मत जाओ, तुम्हें अभी इधर ही रहना है। डर क्यों रहे हो भाई, डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ठीक। ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने क्या बताया, ये क्या है हमारी थोरैसिक कैविटी, पूरी क्या है, थोरैसिक कैविटी, क्या है ये, पूरी थोरैसिक कैविटी। ये क्या है, डोम से डायाफ्राम, रुकना रुकना एक सेकंड, मैं जानता हूं पेन नहीं सेलेक्ट किया हूं ना, तो इसी वजह से मूव कर रहा है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, अब पेन सेलेक्टेड है, पेन सेलेक्टेड है, पेन सेलेक्टेड है ना, पेन सेलेक्टेड है, पेन सेलेक्टेड है, ये चलो। तो क्या हुआ, ये पूरी क्या हमारी थोरैसिक कैविटी, ये पीछे क्या है, डॉर्सली क्या थी, डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्री। तो भैया ये मैं खड़ा हूं, मैंने एक तरफ का काटा था, ये मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं, देखो मैं छोटा हूं, छोटा, मैं भी बड़े होकर तुम लोग की तरह डॉक्टर बनूंगा, पढ़ूंगा मैं भी, लेकिन अभी मैं छोटा हूं ना। तो ये क्या है, ये पीछे क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री, पीछे क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री, तो ये क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री। आगे क्या होगी, स्टर्नम, आगे क्या होगी, स्टर्नम, नीचे क्या होगी, डायाफ्राम, नीचे क्या होगी, डायाफ्राम, नीचे क्या होगी, डायाफ्राम। तो ये थोरैसिक वर्टिब्री, ये क्या है, डायाफ्राम, और ये आगे क्या है, स्टर्नम है। अब समझना, थोरैसिक वर्टिब्री, ये क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये क्या है, डॉर्सली, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज, कहा, डॉर्सो वेंट्रल, ये क्या मैंने बताया था, ये डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। और ये कैसी एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, एंटीरियो पोस्टीरियर, कैसी है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये कैसी है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, समझे क्या, समझे क्या, ये कैसी है, एंटीरियो पोस्टीरियर, ये कैसी है, डॉर्सो वेंट्रली। अब जब ये होती क्या है, मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगी, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ऊपर जाएगी, और यहीं पे क्या होंगी, ये यहां पे, यहां ऐसे ऐसे, रिब्स, रिब्स के बीच की मसल एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल क्या होंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी अपवर्ड जाएंगी और फॉरवर्ड जाएंगी, और ये डायाफ्राम क्या हो जाएगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिखा है ना, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, और क्या होगी, अंदर का प्रेशर, प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा, क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन, एयर इनटू द लंग्स। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, एनसीईआरटी फिगर से समझे क्या भैया, समझे, ठीक है, आ जाओ वापस से आ जाओ, आ जाओ वापस से।
चलो ठीक है, ठीक। अब अगला हमारे पास क्या है, एक्सपायरेशन। Expire, it is the movement of air out of lungs when the pressure within the lungs is more than atmospheric pressure। मैंने क्या बताया था, अब अंदर का प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब अंदर का प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा। अब जब प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती हैं। चीजें अपनी, तो अंदर चीजें ज्यादा से बाहर जाएंगी कम मात्रा की ओर। दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। थिंग्स विल मूव फ्रॉम higher concentration to lower concentration, that is called diffusion। relaxation of diaphragm and the external intercostal muscles returns the diaphragm and sternum into their normal position। मैंने बताया ना, sternum क्या होगी अपनी, रुकना यार, मूविंग नहीं लगा है क्या ये अभी, एक सेकेंड, बड़ी दिक्कत जाती है ना, मूविंग मूविंग में लगा रहा तो बड़ी दिक्कत जा रही है, एक सेकेंड। हाँ चलो, ये क्या होगा, ये एक्सपायरेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्रेशर विद इन द लंग्स इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या हुआ ये, और डायाफ्राम, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर डायाफ्राम कॉजेज इट टू बिकम इन नॉर्मल डोम शेप पोजीशन। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, क्या हुई, डिक्रीज हो रहा है यहाँ अब वॉल्यूम। और सिमिलर डिक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी। अब क्या हुआ, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक्सपायरेशन में प्रेशर इंक्रीज होता है और इंस्पायरेशन में प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर लंग्स टू लोअर प्रेशर और एटमॉस्फेयर। और ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। अभी एक्सपायरेशन पूरा नहीं, अभी एक मसल का रोल भी पढ़ना होगा। तो इंस्पायरेशन मैंने क्या बताया, इंस्पायरेशन मेनली कौन सी दो मसल, डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, और कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का रोल कितना था, 10 to 20, 10 to 20, 10 to 20। और 80 to 90% किसका था, 80 to 90% डायाफ्राम का था। 80 to 90% डायाफ्राम का था, डायाफ्राम का था। ये हमारे पास किसका फिगर है, ये हमारे पास, इसके पहले हमने पढ़ा एक्सपायरेशन के बारे में। फिगर किसका है, एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो डायाफ्राम क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब अपने डोम शेप से फ्लैट हुआ था, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में डोम शेप हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आगे गई थी वो वापस हो जाएंगी। और ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सपायरेशन। और ये एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। कैसी है बच्चा, पैसिव प्रोसेस है। कैसी है, पैसिव प्रोसेस है। कैसी है ये, पैसिव प्रोसेस। अब हमारे पास एक फ्रेश कंटेंट आता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्या आता है, फोर्सफुल, बस क्या है, फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्या है, फोर्सफुल ब्रीदिंग। आइए, ब्रीदिंग में दो चीज होती हैं, एक क्या होगी, इंस्पायरेशन, एक क्या होता है, एक्सपायरेशन। नाम आगे क्या लगा है, ब्रीदिंग, तो फोर्सफुल लगा है। तो इसमें क्या दो चीज पढ़ोगे आप, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एनसीईआरटी केवल जिक्र कर रही है एक्सपायरेशन का, बट मैं आपको इंस्पायरेशन के बारे में भी बताऊंगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन और अगला क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हम इसमें कितनी चीज, दो चीज पढ़ेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब हमारे पास वापस से फिगर क्रिएट करते हैं हम। तो ये क्या है हमारी, स्टर्नम। ये क्या है, बेस ऑफ नेक, थोरैसिक वर्टिब्रे।
थोरैसिक वर्टिब्री, डोम शेप डायाफ्राम, क्या है ये? डोम शेप डायाफ्राम, क्या है ये? डोम शेप डायाफ्राम, क्या है ये? डोम शेप डायाफ्राम। इसके यहाँ पर क्या, थोरैसिक वर्टिब्री और स्टर्नम के बीच में कौन से रेप? रेप्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रेप्स। ये क्या है हमारी? रेप्स। रिप्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं। नाम क्या है? ये इंटरकॉस्टल। अभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की बात नहीं है हमारे पास, तो अभी हम केवल क्या बोलेंगे? ये रिप्स हैं। क्या है? रिप्स। क्या होती हैं? रिप्स होती हैं। ठीक है, रिप्स होती हैं। अब हमारे पास बात आती है इंस्पायरेशन में। मैंने क्या बोला था कि इंस्पायरेशन में ये जो चेस्ट रीजन होता है 10 to 20 जाता है, लेकिन डायाफ्राम क्या जाता है? 80 to 90% तक। तो इसलिए उसको क्या बोले थे हम लोग? एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोले थे। इसमें क्या होता है? चेस्ट स्टर्नम ज्यादा आगे। भैया इंस्पायरेशन फोर्सफुल कैसे होता है ये समझो। फोर्सफुल इंस्पायरेशन का मतलब समझना। आप अनुलोम विलोम योगा देखो, रामदेव बाबा को एकदम मतलब देखना, एकदम बड़ा चौका सा आदमी है, मतलब योगा में उनसे इंस्पायर होता रहता हूँ बीच बीच में योगा वोगा करने को लेके। ठीक है, बड़ा अलग आदमी है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी मतलब वो बहुत अलग आदमी। तो वो एक बताए नहीं करते, अनुलोम विलोम किया। क्या? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम किया करिए। तो अनुलोम विलोम क्या है हमारा? अनुलोम, अनुलोम विलोम। अनुलोम देखना, चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन आगे, चेस्ट रीजन स्टर्नम आगे। तो स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे जाती है। क्या होता है? स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन से और आगे जाती है। मतलब इंस्पायरेशन में 10 to 20 गई, अब इसमें तकरीबन इतना आगे चली गई। तो ये कितना, यहाँ 10 to 20, तो यहाँ कितना जाती है? 20 to 40 तक चली जाती है, 10 to 40। और ये सेम, ये डायाफ्राम क्या होता है? जो डायाफ्राम हमारा फ्लैट हुआ था वो और नीचे चला जाता है। तो ये कितना जाता है? 80 to 90% तक, मतलब 60 to 90%। समझे बात? तो इसमें मेन रोल किसका दिख रहा है? चेस्ट रीजन का। इसलिए ऐसी ब्रीदिंग को और क्या कहते हैं? थोरैसिक ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? थोरैसिक ब्रीदिंग। दैट इज ये क्या कहलाया? दैट इज ये क्या कहलाया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या कहलाया भैया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। समझे क्या? ये क्या कहलाया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। समझे? अब बात करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। वापस से फिगर क्रिएट कर रहे हैं, आइए भैया। इंस्पायरेशन है कौन सी दो मसल? डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में क्या होता है भैया? एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। जो जो मसल कांटेक्ट हुई थी इंस्पायरेशन में वो क्या हो जाएंगी? वो क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। डायाफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा? वो अपने रिलैक्स पोजीशन में या नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। क्या होगा? नॉर्मल पोजीशन में डायाफ्राम आ जाएगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं? फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। क्या बात करते हैं? फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। अब इसमें फिर अलग रोल है। इसमें क्या है? अलग रोल है, समझना भैया। इसमें भी मसल होती हैं, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में दो मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? हमने जैसे इंस्पायरेशन में कौन सी देखा था? एक्सटर्नल। तो इसमें कौन सी दो मसल है? इंटरनल इंटरकोस्टल। कौन सी? इंटरनल इंटर कॉस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक कौन सी मसल है? एक कौन सी? एब्डोमिनल मसल भी रोल करती हैं। और कौन सी? एब्डोमिनल मसल। और कौन सी? एब्डोमिनल मसल रोल करती हैं। समझे? अब होता क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल, मैंने आपको एक्सटर्नल मसल तो बताया, समझाने का प्रयास किया था। अब समझो इंटरनल कैसे समझोगे। देखो देखो, ये मेरी दो रिप्स हैं। क्या हैं? ये मेरी दो रिप्स हैं। ये देखो, ये मेरी दो रिप्स हैं, समझना। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया?
एक्सपायरेशन में क्या हुआ था, ये बाहर, सॉरी, एक्सपायरेशन में क्या हुआ था, ये वाली रिप्स बाहर और अपवर्ड हुई थी। अब इंटरकोस्टल में क्या होगा, इंटरनल इंटर, ये और अंदर जाएंगी, ये और अंदर जाएंगी, ये और अंदर जाएंगी। भैया देखो, भैया देखो, भैया कपाल भाती, कपाल इस पर हुआ था, तो ये कहां गई, अंदर गई, ये और अंदर गई, और अंदर गई, तो ये क्या कहलाया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये कैसी मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कैसी मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल हेल्प करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल। और इंस्पायरेशन में बात करेंगे तो कौन सी मसल, एक्सटर्नल। और यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ एक मसल और कौन सी, एब्डोमिनल। अब इसका क्या यूज होता है, भैया भैया भैया, आपने कपाल भाती की, कपाल भाती की, कपाल भस्त्रिका की, ठीक है, उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल कंटेंट जितना है वो क्या हुआ, फोर्सफुल पूरा नीचे का जोर आया। अब क्या होता है इसमें, ये जो डायाफ्राम डोम शेप रहा था, हमने जब एक्सपायरेशन पढ़ा था तो एक्सपायरेशन में ये पढ़ा था कि डायाफ्राम इंस्पायरेशन में जो नीचे फ्लैट हुआ था वो अपनी नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल पोजीशन से भी कम पोजीशन में चला जाता। क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन से भी कम पोजीशन में डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन से भी कम पोजीशन में चला जाता है। डायाफ्राम क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन से भी कम पोजीशन में चला जाता है। और ये स्टर्नम भी कम पोजीशन में आ जाती है, मतलब अपनी जो नॉर्मल पोजीशन उससे और इधर आ जाती है, लेस हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में, आइए। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज दी, हमारे पास एबिलिटी होती है किस लिए, स्ट्रेंथ, मतलब एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल या एब्डोमिनल। मैंने दो मसल के नाम बताए, एक कौन सी है, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक कौन सी, एब्डोमिनल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल लीड्स टू दी पुलिंग ऑफ रिब्स इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स इन pulling out of, muscle leads to pulling out of, ribs in downward, ribs in downward, ribs in downward and क्या बोला है, एंड इनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए इंटरनल इंटरकोस्टल। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज नहीं होता है, हाईली डिक्रीज हो जाता है, मोर निगेटिव। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी निगेटिव बस नहीं, मोर निगेटिव, निगेटिव बस नहीं भैया, मोर निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव बस नहीं, मोर निगेटिव। और लीड्स क्या होता है, सिमिलर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन दी प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। और प्रेशर क्या होता है पल्मोनरी कैविटी का, इंक्रीज हो जाता है। और मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लंग टू लोअर प्रेशर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल मसल का रोल लिखा है, तो रोल क्या है, रोल लिखा है एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट देयर बाय कंप्राइजिंग द एब्डोमेन पुशिंग इट्स कंटेंट। तो एब्डोमेन क्या करता है, अपने कंटेंट को पुशिंग करता है टुवर्ड्स द डायाफ्राम, और किसकी ओर, डायाफ्राम की तरह। तभी तो डायाफ्राम और ऊपर, अरे डोम शेप था, डोम शेप से और ऊपर चला जाता है भैया, और ऊपर, ये नीचे डोम शेप डायाफ्राम और ऊपर गया, और ऊपर जाता है। Therefore, volume of thoracic cavity decreases. Therefore, volume of thoracic cavity decreases. और leads क्या होता है, similar decrease in volume of pulmonary cavity. और क्या हुआ, increase in the pressure of pulmonary cavity और exhalation और air। और लंग से कहां गई एयर, लोअर प्रेशर एटमॉस्फेयर की ओर। और एल्वियोलाई ब्रांकियोल से कहां एयर जा रही है, एल्वियोलाई ब्रांकियोल, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग, फेरिंग से, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, रास्ते से एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एटमॉस्फेयर। ठीक, अब ये मेरे पास एक, मैंने ये फिगर है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मैंने पढ़ा तो दिया है, लेकिन यार अगर मैं आपको लिटरली ये फिगर से फील करा दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को फिर नहीं कोई दिक्कत रह जाएगी, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को फिर तो दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो क्या मैं यार समझा दूं क्या, समझा दूं क्या, मैं तो सोच रहा हूं समझा दूं इसको, समझा दूं, ठीक है। अब भैया
ये मैंने क्या बताया था, देखो ये लंग्स भी बना दिए हैं, ये लेफ्ट लंग है बनाए हैं, लेफ्ट लंग बना दिया, और राइट लंग की थोरैसिक कैविटी दिखा दिए है, राइट लंग की थोरैसिक कैविटी। अब हुआ क्या, ये पहला क्या कहेगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ए नंबर क्या बताएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और ये क्या बताएगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग क्या होता है, रिफ्ट राइज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हुई थी क्या, इसको बीच में लाया जाए, इसको बीच में लाया जाए मूव करके, और बच्चों को थोड़ा फिगर बड़ा करके दिखाया जाए, बच्चा को फिगर बड़ा करके दिखाया जाए, बड़ा किया जाए, बड़ा करें, बड़ा करें, बड़ा बड़ा, इसको बड़ा करें, जूम इन। हुआ क्या, हुआ ना, हुआ, ठीक है, और नीचे लाओ, नीचे आ जाओ तुम, बस अब सही है ना, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या हुआ भैया, डायाफ्राम फ्लैटेंड एंड मूव्स डाउन, डायाफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हुआ, क्या हुआ, फ्लैट, और मूव्स डाउन, क्या हुआ, मूव्स डाउन, और रिप्स क्या हुई, रिप्स आउटवर्ड हुई क्या, रिप्स अपवर्ड हुई हैं, आउटवर्ड भी हुई हैं, इसका एयर मूव डाउन द विंड पाइप, और एयर, ये लेफ्ट लंग की बात चल रही है, ये लेफ्ट लंग की बात चल रही है। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, डायाफ्राम फ्लैट हुआ, डायाफ्राम, अब जो ये कैविटी का प्रेशर निगेटिव था, ये कैविटी का प्रेशर क्या हुआ, और प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम था ही, प्रेशर और कम। अब ये कैविटी जब रिप्स आगे गई, इनका वॉल्यूम बढ़ गया, अब जब वॉल्यूम बढ़ा और ये प्रेशर कम, तो मैंने बताया था पीवी इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मोल्स ऑफ अंदर कांस्टेंट ही है, तो पी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्रेशर कम होगा, और जब अंदर प्रेशर कम होगा, तो मैंने डिफ्यूजन बताया था, डिफ्यूजन ये बताया था, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती हैं, थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। क्या इसको मैंने ये बोला था, क्या इसको मैंने इंस्पायरेशन बोल सकता हूं, तो चीजें अपनी प्रेशर कम ज्यादा मात्रा विंड्स पाइप के अंदर से अंदर आ गई। इसी तरह एक्सपायरेशन समझो, अब जो इंस्पायरेशन की जो मसल्स थी, क्या हुआ था, इंस्पायरेशन की जो मसल्स थी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इंस्पायरेशन की जो मसल्स थी, इंस्पायरेशन की जो मसल्स थी, अब वो क्या हुई थी, डायाफ्राम यहाँ क्या नीचे गया था, डायाफ्राम एक्सपायरेशन में क्या हुआ, रिलैक्स हुआ एंड बैक इनटू डोम, मतलब बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कहां गया, नॉर्मल पोजीशन में, डायाफ्राम क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन में गया, डायाफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आया, और नॉर्मल पोजीशन और रिप्स जो आगे गई थी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब इनवर्ड और डाउनवर्ड अपनी नॉर्मल पोजीशन मिला, और एयर्स क्या हुई, अंदर प्रेशर वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, किससे, वो वाली इक्वेशन। इसके बाद क्या, प्रेशर ज्यादा तो चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब हमारे पास एक मैंने चार्ट आप लोग के लिए क्रिएट किया है, एक चार्ट है हमारे पास, आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी लाइन से लेके आया हूं, आपके सामने पेश करूंगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप लोग को एचडब्ल्यू होमवर्क में दूंगा, ठीक, इतना करके लाना, और बच्चों मतलब आप बने रहो, मैं एक एक कंटेंट को स्मूथली छोटी छोटी, इसलिए आपको एक एक कंटेंट पूरा क्लियर करते हो, ऐसे पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत जल्दी ही मैं आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी दे दूंगा। इसी तरह आगे फिर प्लांट देखेंगे, आगे और भी चैप्टर्स देखेंगे, ठीक, अभी पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लियर करते हैं, तो बस बने रहो, क्या है ना, चैनल के साथ बने रहो, प्लूटोनियम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक करते रहा करो, कमेंट्स भी ढेर सारी करते रहा करो, उससे क्या होता है ना, मेरा एनर्जी और बूस्ट होता है, ये लगता है ना कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, उनको आ रहा है मजा, सीख रहे हैं कुछ, तो क्या किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आ जाओ, अब ये टेबल क्या है, स्टेज ऑफ ब्रीदिंग मैंने लिखा है, मसल इन्वॉल्व लिखा है, कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलेशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्या भैया, नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायाफ्राम मसल थी, हाँ थी, मैंने बताया था, और कौन सी थी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल थी। इसके बाद यह पूरा चार्ट में बता रहा हूं, चार्ट में पूरा कंटेंट पढ़ लेना, चार्ट को बना के पढ़ने वाले रूम में चिपका लेना, कभी नहीं भूलोगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कहीं कुछ अलग से नहीं आता, आता यही चार्ट से आएगा, इसके अलावा 1% कहीं से नहीं आ सकता। तो चार्ट को बना के अपने एकदम स्टडी रूम में चिपका लेना,
ये कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन क्या हुआ, डायाफ्राम क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंस्पायरेशन में बात क्या आई कि कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पायरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो दोनों मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या होगी, इंक्रीज, और थोरैसिक कैविटी क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, वी इंक्रीज होगा, पी कम होगा, किसमें, इंस्पायरेशन। और नॉर्मल एक्सपायरेशन में ये जो हुआ था ये रिलैक्स हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन और नॉर्मल पोजीशन में डायाफ्राम। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल दोनों क्या करी, कॉन्ट्रैक्ट करी और डिक्रीज हो गया। ठीक, इसे मैंने फोर्सफुल में बताया कि एब्डोमिनल कंटेंट जितना होता है वो प्रेशर करता है, तो डायाफ्राम अपनी और नॉर्मल पोजीशन से और, ठीक है, समझे। इसके बाद एक दो पॉइंट है ये, इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज नॉर्मल हेल्दी मैन इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, कितनी, 12 to 16 टाइम पर मिनट। और एक क्या, एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर। अभी जब हम टाइडल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम के बारे में, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैं स्पायरोमीटर के द्वारा ही आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा प्रेशर आया, ऐसे गया। तो हम मतलब क्या करते हैं, अगर ब्रीदिंग रेट नापना है तो हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पायरोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, स्पायरोमीटर। कौन सा, स्पायरोमीटर, 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 स्पायरोमीटर। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द लंग्स एक्सपेंड इन इंस्पायरेशन ऑब्लिक इनहेलेशन बिकॉज डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट अपवर्ड। बात है इंस्पायरेशन की, तो बात पूरी चार्ट की याद रखो। द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज, क्या वॉल्यूम इंक्रीजेज होता है क्या यार, वॉल्यूम इंक्रीजेज होता है क्या भैया, वॉल्यूम, हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया, वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो मतलब यही होगा, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन इज बिगेन mainly due to the contraction of intercostal muscle, the contraction of diaphragm, the relaxation of muscle। तीसरा क्वेश्चन क्या आपने पास, which of the following statement about the mechanism of ventilation or breathing। ठीक है, एज द डायाफ्राम रिलैक्स एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम, क्या पूछ रहा है, किसके बारे में, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग के बारे में। इंस्पायरेशन इज अ पैसिव एंड एक्सपायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, क्या बोल रहा है, फॉलोइंग। भैया एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, क्वेश्चन मैं तुमको क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि मुझे क्वेश्चन मैं लिख के लाया। भैया जब भी क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट हुआ करें तो हमेशा इसको अंडरलाइन, ट्रू फॉल्स हमेशा अंडरलाइन करा करो, ट्रू फॉल्स में हमेशा अंडरलाइन किया करो, हमेशा अंडरलाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन की स्ट्रेटजी और अच्छी आएगी और तुम्हें लाइन पढ़ने में मजा आएगा। तो हमारे पास इंस्पायरेशन, हाँ तो ये वाला गलत है हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, दिस नेगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन। अब मतलब ये पूछ रहा है कि अचीव्ड कब होता है, ये नेगेटिव प्रेशर कब आता है हमारे पास, तो क्या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बात किसकी है, इंस्पायरेशन, हाँ ये वाली लाइन से, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगला क्या है, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगला क्या है कि which of the following sequence is correct initiate inspiration। सीक्वेंस क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रेज्ड द रिब्स एंड स्टर्नम। पहला, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, इंस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इनकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इनकी डॉर्सो वेंट्रल, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, हाँ इंट्रापल्मोनरी, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, एयर रसेज इनटू लंग्स, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर, वॉल्यूम ऑफ पहला दूसरा चौथा पांचवा, पहला ये होता है। ठीक है, हटो भैया, हट जाओ, तुम उधर, तुमको इधर आना है भाई, तुम गुस्सा मत हो। पहला ठीक है ये हुआ, पहला ये हुआ, अब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, हाँ ठीक है, दूसरा ये हुआ, अब क्या हुआ, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन तीसरा हुआ। और जब ये सब चीजें हुई, ये सब चीजें हुई, और क्या, एयर, हाँ चौथा हुआ। ठीक है,
मतलब मुझे पढ़ने दो, चौथा हुआ। इसके बाद क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी, हाँ ये डिक्रीज हो जाएगा, ये पांचवा स्टेप हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज इन द इंटीरियर, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोड़ा, ठीक है। ये छठवां पॉइंट। तो मतलब कौन कौन सा, पहला कौन, पहला, ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, ये पहला ऑप्शन होगा। ठीक, क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जूम आउट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टेड एक्सपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। मैंने इंस्पायरेशन का सीक्वेंस वाला, ऑन एन एवरेज 12 to 16 पर मिनट, ठीक है, 12 to 16 पर मिनट। इसके बाद एडिशनल मसल फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, यही होंगी फोर्सफुल ब्रीदिंग। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये क्या बोल रहा, फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए एडिशनल मसल कौन सी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, following illustration depict mechanism of breathing in which of the following open all the parts, A B C D है। ए पार्ट को देखना, रुकना रुकना, ये क्या हुआ, ए बी सी डी ए, रुको। मतलब ये फिगर देख के आपको बताना है कि ए नंबर में क्या है, बी नंबर में क्या है। तो मेरे हिसाब से एयर इनटू लंग्स हो जाएगी, ठीक है। क्या, किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, फॉलोइंग ऑप्शन ऑल दी, हाँ। तो एयर इनटू लंग्स, बी क्या हुआ, बी रिप्स एंड स्टर्नम रेज्ड, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स। तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग का पूरा हमने किया। अब बच्चा आपके पास एच डब्ल्यू में क्या था, एच डब्ल्यू में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये एच डब्ल्यू में मैं कमेंट सेक्शन में आपसे रिप्लाई मांगा हूं, और आप ये रिप्लाई दोगे, आप ये रिप्लाई दोगे। ठीक, जाते जाते बच्चों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और आपको, आपसे मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, आपसे मुझे ये क्वेश्चन एकदम ये समझो कि चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब आप लोग की हमेशा क्या रहती है ना सर, कुछ शायरी। तो मैं आज आपको एक दर्द भरी शायरी, मतलब संभालिएगा, संभालिएगा, शायरी दर्द भरी है। क्या तुम्हें सच में लौट कर नहीं आना, क्या तुम्हें सच में लौट कर नहीं आना, सोच लो मैं तुम्हें एक और साल देता हूं, सोच लो मैं तुम्हें एक और साल देता हूं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, चलता हूं बच्चा। ठीक, ओके।